俺ルフィ、挨拶せい。よ。सो हे हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लूफी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हैवी वेटेज होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारी केमिस्ट्री के पेपर में। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट होता है। हमारी दुनिया में एक एलिमेंट पाया जाता है, एक धातु होता है जो जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो जो कि 6 होता है। इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम को हम मास नंबर बोलते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस हिसाब से इसका मास नंबर 12 बनता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पे कि कार्बन क्यों ज़रूरी है। हमारे जो जो ये एलिमेंट है ये मेनली प्रेजेंट होता है सारे के सारे जीव जंतुओं में। आप कोई भी जीव जंतु ले ले, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ या फिर हम पत्ता ही क्यों ना ले ले, उसमें उस तक में भी कार्बन पाया जाता है। जितना भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसमें से लगभग सारे में कार्बन पाया जाता है। हम जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के कवर्स, या फिर हम कोई प्लास्टिक के खिलौने ही यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन हमारी बहुत सी नीड्स में इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बन में क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसी बात है कि ये हमारे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के द्वारा हमें दिया गया है। तो कार्बन जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। जितने भी कार्बन के सिवा एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, अगर वो सारे मिलके जितने भी बॉन्ड्स बना ले, वो कार्बन के कंपाउंड से कम ही होते हैं। मान के चलो अगर हम पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उन 118 में से एक कार्बन है, जितने बाकी 117 कंपाउंड्स बनाएंगे वो कम होंगे कार्बन के कंपाउंड से, जितने कंपाउंड्स कार्बन बनाएगा। कार्बन को हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे कार्बन के कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। इनमें से एक प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन में पाई जाती है। इससे सेम एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे लॉन्ग चेन्स या ब्रांच या रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। मान के चले अगर ये कार्बन है तो ये कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और फिर ऐसे बनाता जाएगा, जिससे ये या तो स्ट्रेट चेन, ब्रांचेस या फिर एक क्लोज्ड चेन बनाएगा। अब हम इसकी कोई एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन में है। इसमें हम ब्रांच चेन मतलब इसमें एक अलग सी शाखा सी बाहर निकली है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कार्बन 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 और कार्बन है, इसमें से एक अलग कार्बन बाहर की तरफ निकला है, उसने एक अलग सी ब्रांच क्रिएट की है। अब हम इसमें एक और देखते हैं क्लोज्ड या रिंग चेन। इसमें जो कार्बन है वो क्लोज्ड फिगर बनाता है या एक रिंग की तरह होता है, जो कि चारों ओर से कार्बन से घिरा होती है वो रिंग। तो अब हम बात करते हैं कार्बन की दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है टेट्रा कोवैलेंसी। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये कंपाउंड म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से बनाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे कार्बन का जो
एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो उस हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 4। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। तो इसको अपना दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट यानी दूसरे शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअली शेयर से होता है, यानी अगर हमारा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा कार्बन इस कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं खा जाएगा और ना ये कार्बन उस कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स खा जाएगा, बल्कि ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करेंगे, यानी ये थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। अपने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने ऑर्बिट में लाएगा और ये अपने ऑर्बिट में ले लेगा। उससे क्या होगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड सा बन जाएगा, इसका भी ऑक्टेट फुल और इसका भी ऑक्टेट फुल, दोनों हैप्पी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई आप में से पूरे इलेक्ट्रॉन ही लेके जाके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एल शेल में और 4 एम शेल में। अब या तो ये पूरे अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता था, लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अभी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर ये निकाल नहीं सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले क्यों नहीं लेता। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो इसके न्यूक्लियस के लिए ये बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में भी 6 ही प्रोटॉन्स है। तो 6 प्रोटॉन्स कैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स का लोड संभाल पाएंगे, ये सोचने की बात है। तो इसीलिए ये ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन की तीसरी यूनिक प्रॉपर्टी की, जो कि है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जो जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं या पॉलीमर कंपाउंड बनाते हैं। अब मोनोमर क्या होता है, मोनोमर होता है जब 2 कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना देते हैं, उसको हम एक मोनोमर बोलते हैं। अब जब बहुत सारे कार्बन मतलब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। तो इस एग्जांपल से आप पॉलीमर को समझ जाएंगे और इस एग्जांपल से आप मोनोमर को समझ जाएंगे। तो कार्बन की नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आप जानते हैं कि कंपाउंड्स में ना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्वियसली रहता है, लेकिन हम इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। मान के चले अगर हम यहाँ पर ऐसा एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये इसमें क्या है, इसमें जो कार्बन है स्ट्रेट है, तो ये क्या होगा C3, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसी को कुछ ऐसे लिख दूं, ये तब भी C3 रहेगा क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो इससे डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है कि जो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 4 कार्बन्स है, तो मैंने यहाँ C4 लिख दिया और ये 10 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर H10 लिख दिया। आप इसका स्ट्रक्चर नोटिस करें और इसका स्ट्रक्चर नोटिस करें, स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके जो
फार्मूला है, केमिकल फार्मूला वो सेम ही है, क्योंकि इसमें भी 4 ही हाइड्रोजन है और इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। तो केमिकल फार्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की कुछ टाइप्स होती है, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टाइप है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जो हमारा कंपाउंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करता है। यानी ये अपना एक, अगर मान के चलिए यहाँ पर एक कोई सब्सटेंस है, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा इसको, और दूसरा सब्सटेंस भी इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, और हम दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन से, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। हाइड्रोजन के ऑक्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के ऑक्टेट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप पे, जो कि है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होते हैं, या फिर 2 पेयर शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। जिस तरह इसमें एक अच्छी एग्जांपल के साथ समझाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली गई है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और बदले में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मांग लेगा। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन ने भी यही किया है, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, और उसके बदले में कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपने पास रख लिए। अब ना इसके पास भी है, दोनों की म्यूचुअली शेयरिंग है। यानी इसको आप ऐसी चीज़ मान लें जो आपके दोस्त के पास भी है और आपके पास भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, आप कोई फोटो मान सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने अपने 4 तो है ही, तो इसने 2 ऑक्सीजन के ले लिए और 2 इस ऑक्सीजन के ले लिए। इससे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हमारे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ से 4 और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पे, जो कि है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ म्यूचुअली शेयर किए, जिससे इसका एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के टाइम्स ख़त्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाला टॉपिक। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। तो एक ही एलिमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किस इन्वायरमेंट में मिला हो, उस एरिया में बहुत ही हीट हो या उस एरिया में बहुत ही कोल्ड हो, उसी हिसाब से एलिमेंट्स के फॉर्म्स होते हैं। तो एलोट्रोप्स हम उन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो। कार्बन का ही हम लेंगे, इसमें एग्जांपल हमारी कार्बन की है। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो मगर इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, डिफरेंट हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। तो हम एग्जाम में क्या लिख सकते हैं, एलोट्रोप्स वो different form than allotropes are different forms of an element that has same chemical properties but different physical properties। जैसे कि कार्बन के मेनली 3 ही एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। अब हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं डायमंड को। तो डायमंड exists as a 3-dimensional network with a strong carbon-carbon covalent bonds। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो म्यूचुअली शेयर होता है।
तो 3 डायमेंशनल क्योंकि ये हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ही हाई प्रेशर पड़ा होता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन इसमें भी पाया जाता है, कार्बन हमारी पेंसिल की निब में भी पाया जाता है, लेकिन जो ये कार्बन है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और हीट लगती है, तब जाके ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। डायमंड इज हार्ड इन नेचर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जो मैंने अभी बोला डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। इनफैक्ट जो डायमंड है वो इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अभी तक, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही हाई होते हैं। इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये चमकना स्टार्ट होता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सवाल आ सकता है कि ये बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम देखें इसके जो बॉन्ड्स है का, डायमंड में बॉन्ड्स कुछ यू फॉर्म होता है। तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, चारों के चारों किसी और कार्बन के साथ है, ये कार्बन फिर किसी और कार्बन के साथ होंगे, तो इसी तरह एक बंद रहता है कंटिन्यूसली। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी। तो यही रीज़न होता है कि जो डायमंड है वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज इन मेकिंग ज्वेलरी, क्योंकि डायमंड बहुत ही प्रेशियस हमारे पास एक सब्सटेंस है और ये बहुत ही महंगा बिकता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है और ये बहुत ही कॉस्टली होता है और ये बहुत टाइम तक चलता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एलोट्रॉफ कार्बन का। कार्बन का दूसरा एलोट्रॉफ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो कार्बन है एटम है वो 3 कार्बन एटम्स में 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बॉन्डेड कैसे होते हैं। ये कार्बन, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहता है यहाँ पर, तो उसी की मदद से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती रहती है। इसीलिए ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी। डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है, हीट कंडक्ट कर लेता है डायमंड भी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाता क्योंकि इसमें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। It is used as a dry lubricant for machines parts as well as used in lead pencils। तो ये एक सूखा लुब्रिकेंट, वहाँ उन वैसा लुब्रिकेंट जो बिल्कुल ही सूखा हो। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एज अ ड्राई यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, यानी सूखा लुब्रिकेंट, ऐसा लुब्रिकेंट जो सूखा हो और फ्रिक्शन को कम करे। इन मशीन्स पार्ट्स, उन पार्ट्स में हो सकता है, उन पार्ट्स में हम कुछ वेट यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम वेट यूज़ करें तो उनके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो वहाँ पर ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। और ये ग्रेफाइट हमारे लेड पेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है। जो जिन पेंसिल से हम लिखते हैं, जिन पेंसिल्स से हम लिखते आ रहे हैं, उनमें भी ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एलोट्रॉप की, जो कि हमारा कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है, जिसका नाम है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एक केज स्ट्रक्चर का होता है, केज स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फुटबॉल की तरह होता है। आप इमेजिन कर सकते हो एक फुटबॉल जो कि एक पिंजरा है, एक पिंजरा फुटबॉल की शक्ल में, स्फीयर जो कि एक पिंजरे में बना है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स भी आती है। हेक्सागोनल रिंग्स यानी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, हेक्सागोनल रिंग्स यानी 6 साइड वाला, और पेंटागोनल रिंग्स यानी 5 साइड वाला, ठीक है। ये हेक्सागोनल रिंग्स के साथ साथ इसमें पेंटागोनल रिंग्स भी पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, तो इसका बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।